तो आज का जो ये आर्टिकल है ये है होपफील्ड और हिल्टन, इन दोनों को किसके नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स के अंदर, और मिला है वो मशीन लर्निंग के अंदर। तो मशीन लर्निंग जो है, जैसे एक बच्चा सीखता है तो बच्चा कैसे सीखता है, गलती कर करके गलती करता है फिर सीखता है, दो चीज़ों को देखता है, कंपैरिजन करता है, पिछले अनुभव से सीखता है, एक्सपीरियंस से सीखता है कि पहला एक्सपीरियंस उसका कैसा रहा, उससे सीखता है। तो यहाँ भी मशीन, इससे पहले जो हमारे कंप्यूटर्स थे वो कैसे थे, जो हम उसमें फीड कर देते थे उसी के आधार पे वो काम करते थे, सेल्फ लर्निंग पेस उसके अंदर थी नहीं। लेकिन अब जो कंप्यूटर्स हैं, जिसको हम एआई भी बोलते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके ऊपर आधारित है ये, तो अब ये क्या करता है, ये इसके अंदर लर्निंग कैपेबिलिटीज़ भी आ गई। लर्निंग कैपेबिलिटीज़ इन द सेंस कि उन चीज़ों को एनालाइज करता है, कंपेयर करता है, और कंपेयर करने के बाद उसके रिजल्ट्स देता है, और किस तरह से किसी भी सब्जेक्ट को लेकर हमारी राय क्या है, वो जैसे जैसे राय बदलती जाएगी वैसे वैसे रिजल्ट भी बदलता जाएगा। जैसे मान लो हम बात कर रहे थे कि हम दो अलग अलग चीज़ हैं, एक है आग और एक है पानी। तो पानी का बिहेवियर, आग का बिहेवियर अलग अलग कैसा रहेगा और इनके साथ कैसे रहेगा, कि पानी डालेंगे तो आग जलेगी या बुझेगी। अब इन सारी चीज़ों को लेकर इसने एक तीसरी चीज़ कंक्लूड कर दी, थर्ड। इसने क्या बना दिया, इसने आग का और पानी का एक रिलेशन बना दिया। ठीक है, और इसी तरह से ये उन रिलेशंस को आगे आगे बनाता जाता है। जैसे आपने देखा होगा ये ड्राइविंग, जो सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, तो सेल्फ ड्राइविंग कार जब चल रही है तो बहुत सारी गलतियां हो रही होंगी उससे, तो उन सबको भी वो रिकॉर्ड कर रही है, और रिकॉर्ड करने के बाद वो फिर और आगे इंप्रूव कर रही है। जैसे चेस का गेम है, पहले से होता ना, चेस को कंप्यूटर को हरा नहीं सकते थे, लेकिन अब कंप्यूटर क्या है, जो भी बंदा कंप्यूटर को हरा रहा है चेस के अंदर, वो उस चीज़ को भी रिकॉर्ड कर रहा है कि ये हरा क्यों रहा है, इसने कौन सी ऐसी चाल चली। अब वो आगे उस चीज़ को भी अपने डेटा बैंक के अंदर इन्वॉल्व करता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, मशीन भी लर्न कर रही है साथ साथ उन सारी चीज़ों को। समझ रहे हो आप, एक आदमी कितनी देर किस चीज़ को रिएक्ट करता है। पहले सारा एनालिसिस किसके बेसिस पे होता था, डेटा के बेसिस पे होता था, जो हमारे पास डेटा होता था। अब उसको डेटा को एनालाइज करके एक स्टेप और आगे जाने लगा। ठीक है, उस डेटा को एनालिसिस करके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उन रिजल्ट्स को भी आगे देख रहा है वो, और उन रिजल्ट्स के बेसिस पर कंक्लूजन ड्रॉ कर रहा है। तो आप समझ गए, यहां एक पहले क्या था, 2 और 2 4 थे, यहां था ये 2 जमा 2 2 जमा 2 4 होते हैं ये। तो जितने भी डालोगे बस उतने ही कर देगा, लेकिन 2 जमा 2 4, इसकी और पॉसिबिलिटीज भी कर सकता है अब कंप्यूटर। वो और भी सोच सकता है कि ये रिजल्ट और कैसे भी आ सकते हैं, उस पर भी जाएगा ये। तो वो लर्निंग मेथड से कि कहाँ भी। तो ये समझ में आ गया। तो अब ये क्या है, ये आपके कंक्लूजन को, आपके एक्सपीरियंसेस को, इन सारी चीज़ों को, अदर फैक्टर्स को ऐड करते हुए वो क्या कर रहा है, उस चीज़ को इंप्रूव कर रहा है। एरर्स जो हो रही हैं उनको भी, एक आदमी एरर कर रहा है, जैसे मान लो उदाहरण के लिए कि इस पे हमने एक कॉपी डाल दी, उसको हमने चेक कर दिया, उसके अंदर कोई चीज़ हमने गलत कर दी, तो उस गलत को भी उठाएगा ये, उस गलत को भी एनालाइज करेगा, गलत क्यों की है ये, उसकी कोई वेरिफिकेशन ढूंढ के तो आगे फिर ये बताएगा ये गलत क्यों है। हमने इसके अंदर डेटा फीड नहीं किया, लेकिन अवेलेबल डेटा से उस चीज़ को निकाल कर ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आज के ज़माने में जो एआई है वो यही है। कई बार बहुत अभी ये इम्प्रूविंग फेज में है, कई बार इसके रिजल्ट्स बहुत ही खतरनाक भी होते हैं। खतरनाक क्यों होते हैं, क्योंकि जिस एंगल से, जिस पर्सपेक्टिव से मैं सोच रहा हूं, उस एंगल और उस पर्सपेक्टिव से कंप्यूटर नहीं सोच रहा। वो तो अपना जो एक सटीक जो फॉर्मूला है जो उसमें डाला हुआ है, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कर रहा है। जैसे गूगल ट्रांसलेटर के अंदर एक दिन मैंने पहले ही बताया था कि एक सेंटेंस था, राम आम खाता है। तो गूगल ने इसको ट्रांसलेट कर दिया, राम का राम कर दिया, आम का कर दिया जनरल, और खाता का कर दिया अकाउंट। तो इसने क्या कर दिया, राम इज अ जर्नल अकाउंट, राम इज जर्नल अकाउंट, ये कर दिया। अब ये सही है, कंप्यूटर के हिसाब सही है,
क्योंकि आम को जनरल कहते हैं, आम भाषा, जनरल लैंग्वेज, ये सारी चीज ना, आम लोग। और जो खाता है, खाता क्या बोलते हैं? अकाउंट, बैंक के हिसाब से खाता ही तो बोलते हैं उसको। अब यहां इस खाता को ही इज अनेबल टू डिफरेंशिएट ये, लेकिन एआई क्या करेगी? यदि हमने इसको गलत दे दिया तो एआई विल एनालाइज दिस कि इसका और पॉसिबल मतलब क्या हो सकता है, कि राम जनरल खाता हो सकता है या नहीं हो सकता। तो यहां क्या है, यहां ये लर्निंग शुरू हो गई, ये अपनी गलतियों को भी एनालाइज कर रहा है। यदि हमने गूगल के अंदर यदि आ गया और मैंने दोबारा टाइप किया उसको, मैंने एक बार कर दिया राम आम खाता है, इसने मेरे को रिजल्ट दे दिया, मैंने इसको इम्प्रूव करके किया, या अपने रिजल्ट के अंदर जब मैंने इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन की तो उसमें अलग की कि राम ईट्स मैंगो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई ना। तो नाउन के साथ ये कि खाता कैसे हो सकता है, लिविंग, नॉन लिविंग, ये एनालिसिस भी करना शुरू हो गया। तो ये क्या हो गया उसका, ये मशीन लैंग्वेज हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, कि मशीन इज लर्निंग। ठीक है, तो कैसे सोच रहा है? वैसे ही सोच रहा है जैसे ह्यूमन बीइंग सोचते हैं। जैसे यहाँ यदि ये ट्रांसलेशन करने के लिए किसी आम आदमी को दिया जाता तो वो ये गलती करता? वो गलती नहीं करता, क्योंकि उसको पता है कि राम जो है वो आम ही खा सकता है, वो जनरल खाता नहीं हो सकता, खाता इज समथिंग डिफरेंट, और यहाँ ये अलग है। ठीक है, तो ये सेल्फ लर्निंग का हो गया। तो इस उससे देख लेना आप इस आर्टिकल को, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये। आगे बड़ा अच्छा सा आर्टिकल है, बहुत शॉर्ट में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, कोयले से बिजली बननी शुरू हुई, औद्योगिक क्रांति आई इंग्लैंड के अंदर, और सारा सिनेरियो ही बदल गया। बिजली प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, कोयला जलना शुरू हो गया। पहले कोयले से क्या होता था, सारी चीज़ें कैसे चलती थी? स्टीम, कोयले से स्टीम बनती थी, और स्टीम से जैसे स्टीम इंजन होते थे, बड़े बड़े जनरेटर होते थे, गाड़ियाँ होती थी, सब स्टीम बेस्ड थी, स्टीम से चलती थी। और जितने भी टर्बाइंस घुमाए जाते थे, जितने भी वो व्हील्स घुमाए जाते थे, वो किसकी पावर से घुमाए जाते थे? पहले स्टीम की पावर से। लेकिन इसके अंदर एक रिवॉल्यूशन आया, कब आया? जब हमने थर्मल एनर्जी से ये बिजली बनानी शुरू कर दी। ठीक है, इससे जो स्टीम प्रोड्यूस हो रही थी उसके अंदर वो लगाकर, हमने जनरेटर लगाकर और इलेक्ट्रिसिटी बनानी शुरू कर दी। इलेक्ट्रिसिटी आते के साथ बहुत सारा पूरा सिनेरियो बदल गया वहाँ का। तो ये उसके ऊपर आधारित है। ये जो आर्टिकल है ये किस लिए दिया है, यहाँ आप देखोगे इस पे, तो इसमें ये कह रहे हैं ब्रिटेन्स कोल फेज आउट must also not be viewed as the beginning with its 215 Paris pledge to bring down unabated coal fire power to zero by 2025। 2025 तक ये पेरिस एग्रीमेंट हुआ था। तो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर क्या इन्होंने क्या किया था कि जितने भी बिजली बनाने के संयंत्र हैं हमारे, ब्रिटेन ने कहा था उनको हम 2025 तक सबको वाइंड अप कर देंगे। कार्बन इमिशन हो रहा था उससे बहुत ज़्यादा, पॉल्यूशन फैल रहा था, तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने किया था। और ये जो फेज आउट किया है, ये फेज आउट इन्होंने उससे पहले कर दिया, 25 से पहले। कार्बन इमिशन के उसके अंदर तो हैं, पर इसने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए। सवाल यूँ खड़े कर दिए कि कोल माइनिंग के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए, प्रोडक्शन के अंदर बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। जहाँ थर्मल पावर प्लांट है उसके अंदर कोयला लोड करना, गाड़ियों से अनलोड करना, गाड़ियों के द्वारा जाना, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, वहाँ से जो ऐश निकल रही है, राख निकल रही है, उसका डिस्पोजल करना, उसको फिर आगे किसी चीज़ के अंदर बदलना। तो बहुत सारी वर्क लेबर है, वर्क फोर्स जो इस पर इन्वॉल्व था। ठीक है, इंडिया के लिए भी समस्या आने वाली है। इंडिया जैसे, क्योंकि हमारे पास क्या है, कोल रिजर्व बहुत है, और हम यहाँ क्या, हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं कोल, साथ के देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं कोल। तो जब हमारे पास ये जितना कोल निकल रहा है उसमें करीब करीब इसके अंदर दे रखा है, आर्टिकल तो आपको पूरा पढ़ना है, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, लेकिन लगभग 4 लाख लोग इसके अंदर लगे हुए हैं। तो 4, यदि आज ऑल ऑफ ए सडन आज हम बंद कर देते हैं तो उन 4 लाख लोगों के एम्प्लॉयमेंट का संकट खड़ा हो जाएगा। तो ये बात कर रहे हैं कि हमें भी यूनाइटेड किंगडम की तरह उस पर जाना है, अदर सोर्सेज पर जाना है। ठीक है, लेकिन यूनाइटेड किंगडम के पास पैसा था, कमिटमेंट थी, तो इस करके वो बहुत जल्दी कर गया, क्योंकि वो पहले से ही टर्न ओवर कर रहा है उसकी दूसरी तरफ। तो यहाँ देखो, तो
द शटरिंग ऑफ ब्रिटिश लास्ट कोल फायर्ड पावर प्लांट इन नॉटिंगhamshire is milestone and indicates the hastening of ongoing paradigm shift in energy production globally. But this has by no means been a frictionless transaction. Frictionless transaction क्यों कह रहे हैं यहाँ इसलिए कह रहे हैं कि इतना आसान नहीं था ये. फ्रिक्शनलेस मतलब इसके अंदर ऐसा नहीं है कि आज मन बनाया तो बंद कर दिया. इंडिया के लिए भी इतना आसान नहीं है. इंडिया के लिए आसान यूँ नहीं है क्योंकि हमारा एक जो एनर्जी का जो सोर्स है वो कोयला है. बहुत मोटा हमारा जो एनर्जी प्रोडक्शन हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन हो रही है, वो थ्रू कोल हो रही है. उसको हम हटाएंगे तो हमें अल्टरनेटिव कुछ सोचना पड़ेगा, पहली बात. दूसरी चीज़ क्या है, उसके अंदर जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन है, कोयला खदानों में से कितने लाखों मजदूर काम कर रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कितने लाखों लोग काम कर रहे हैं, यहाँ इन थर्मल पावर में इनके अंदर कितने लोग काम कर रहे हैं, वो सब कैसे हो जाएंगे, वो बेरोजगार हो जाएंगे. तो इसलिए यहाँ भी कहा है इन्होंने फ्रिक्शनलेस नहीं है ट्रांजेक्शन. इन्होंने फिर दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कम करना, इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को. वहाँ इन्होंने बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन कम की है. जैसे पहले बल्ब चलते थे पारंपरिक, ये जो बल्ब थे, अब उस जो बल्ब 100 वाट का है उसी के मुकाबले में एक 9 वाट की एलईडी काम कर रही है. उसकी लाइफ भी ज़्यादा है और कितना कम हो गया, 10%, 10 नहीं 90% कंजम्पशन कम हो गया, 9 वाट पे आ गई तो. ठीक है, तो हमें वो सारे रिसोर्सेज अपनाने पड़ेंगे कि कैसे हम एनर्जी कंजम्पशन को कम कर सकते हैं, एनर्जी वेस्टेज को कम कर सकते हैं. कल के न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल था, वो आर्टिकल इसी चीज़ के ऊपर था कि हमें जो बिल्डिंग्स बनानी है उनकी डिज़ाइंस भी ऐसे करने हैं. जैसे पहले एक चलन चला था, आपने देखा था कि सारी बिल्डिंग्स कैसी थी, उनके ऊपर शीशे लगे हुए थे और शीशे क्या था, हीट जनरेट कर रहे थे, तो अंदर एसी ज़्यादा चलेंगे. लेकिन अब शीशे कैसे हो गए, वो शीशे एयर फिल्ड शीशे हो गए. शीशे आप लगाओ कोई बात नहीं है, लेकिन वो शीशे कैसे हैं, एक शीशा यहाँ लगा हुआ है, एक शीशा यहाँ लगा हुआ है, बीच के अंदर एयर का गैप है. वो जो एयर का गैप है वो शीशे की उसको ट्रांसमिट नहीं होने दे रहा अंदर. तो आपके एसी ज़्यादा इफेक्टिव हो गए. थोड़े से महंगे जरूर आते हैं एयर फील्ड जो होते हैं, डबल उसके अंदर 2 शीशे हो गए, बीच में एयर होगी, तो इस शीशे की जो हीट है, कितना ही हीट हो जाए ये यहाँ नहीं ट्रांसफ़र करेगा. ये शीशा अंदर से गर्म नहीं होगा. ये शीशा ठंडा है तो ये इस ठंड को बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेगा क्योंकि एक एयर की लेयर आ गई जो एक शील्ड की काम कर रही है. तो कल जैसे कहा था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होगी उसके अंदर हमें सारी चीज़ देखनी पड़ेंगी. हमारी बिल्डिंग्स के डिज़ाइन कैसे होंगे, एसी इफेक्टिव होंगे नहीं होंगे, सन रेज किस तरफ से आ रही है, किस उसके बंदोबस्त ऐसे होंगे, इस तरह से हमें चलानी पड़ेंगी. बहुत सारी बिल्डिंग्स के ऊपर इन्होंने क्या काम कर दिया, ये आपने देखा होगा, प्लांटेशन कर दिया, बेल चढ़ा दी बाहर की तरफ वो लगा के, तो कूलिंग इफेक्ट हो गया. पेंट्स ऐसे यूज़ हो रहे हैं, जैसे एक जॉटून करके एक पेंट आता है जो इस चीज़ की कहता है कि 3 डिग्री का फ़र्क पड़ता है यदि वो पेंट यूज़ करते हैं तो, और उन्होंने प्रूव किया इस चीज़ का. तो ऐसे पेंट्स यूज़ करना, जैसे अब गोबर से बनना शुरू हुआ है पेंट, वो भी 3 से 4 डिग्री का फ़र्क होता है उसके अंदर टेम्परेचर का. एक चीज़ होती है सिंथेटिक जो रेडिएट करती है हीट को, एक होती है जो उसको कुछ अलग होती है, रेजिस्टेंस पैदा करती है उसमें. तो यहाँ इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में लेना पड़ेगा. तो ये एक यात्रा बता रहे हैं. 1956 के अंदर इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए ये कह रहे हैं ना, स्मॉग जो हो गई थी बहुत सारा, उसको निपटने के लिए 1956 के अंदर क्लीन एयर एक्ट लेके आए थे ये, और 1956 में लेके आए थे, और आज कितने साल लगे इनको, लगभग 70 साल लगे हैं उस एक्ट पे काम करते करते आज निकलने में. तो हमें तो और तेज़ी से सोचना पड़ेगा इसके लिए. आज जो पराली जलाई जा रही है, ये सब किसके लिए है, ये अवेयरनेस की कमी है. आज जो हम जो पराली जला रहे हैं उसका नतीजा क्या हो रहा है, उससे भी दिल्ली में पॉल्यूशन बढ़ रहा है. उस पराली के हमारे पास सब्स्टिट्यूट भी हैं, अल्टरनेटिव्स भी हैं, लेकिन हमें आसान क्या नज़र आता है कि एक तिल्ली लगाई और छुट्टी बस. लेकिन उसके रैपर्स भी आ गए, वो इकट्ठा भी हो जाएगा, वो आगे कंपनियों में भी चला जाएगा, उसको जलाने के लिए भी यूज़ हो सकता है भट्टों में, और उसके अंदर उसके और प्रोडक्ट्स भी बन सकते हैं. आजकल जो ये आपकी प्लेट्स बन रही हैं, पत्तल जिसको कहते हैं, वो भी उस पराली से बननी शुरू हो गई. तो बहुत सारी चीज़ें आपका काम होने लग गए उससे. बट हमें उसके लिए अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी और हमें उसके लिए रिसोर्सेज बढ़ाने पड़ेंगे. वो ये
तो ये आर्टिकल सारा उससे संबंधित है। इसके अंदर और एक आधा चीज़ है तो मैं देख लेता हूँ, पर इसी ध्यान में रखते हुए पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये इंडिया की जहाँ बात कर रहे हैं, ये इंडियाज़ कोल स्टोरी, ये तो उनने ब्रिटेन की तो बता दी, चलो ठीक है। यहाँ हमें तो वी आर कंसर्न मोर अबाउट इंडिया। तो यहाँ ये क्या कह रहे हैं, इंडिया फर्स्ट कोल माइन, ये क्या है, रानीगंज के अंदर शुरू हुई थी, रानीगंज कोल फील्ड, स्टेटल्स प्रेजेंट डे वेस्ट बंगाल एंड झारखंड में है ये, ठीक है। वाइल इट वॉज एस्टेब्लिश्ड एज अर्ली एज इन 1774 बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। एंड दिस इज वाई हिस्टोरिकल कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन मैटर, उस समय इतना नहीं था। दिस लीड टू लार्ज स्केल कोल एक्सट्रैक्शन फ्रॉम इंडियाज ईस्टर्न एंड सेंट्रल स्टेट ऑफ झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ से कोयला निकलता है। इंडियाज फर्स्ट कोयल फायर्ड पावर प्लांट वॉज एज हसैन सागर थर्मल पावर स्टेशन इस्टेब्लिश्ड इन 1920 हैदराबाद के अंदर सबसे पहला था, ड्यूरिंग द निजाम रूल। और उसके बाद फिर बहुत सारे हुए, हैदराबाद, सिकंदराबाद, ये बता रहे हैं कितना कितना हुआ, तो ये सारी चीज़ें। तो अब उसी चीज़ के ऊपर है कि हमें इसे निकालने के लिए चार चीज़ किन पे ध्यान देना है। सबसे पहले तो हमें उनको, जो लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है ये फील्ड, उसको ध्यान देना है कि इसको रिप्लेस करेंगे तो इन लोगों को क्या होगा, उनके लिए स्किल वगैरह कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। एक्सपोर्ट वो करना पड़ेगा, कोयले से बिजली बनानी सस्ती पड़ती है, ये एकदम से इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा नए प्लांट्स लगाने के लिए, वो इन सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए हमें चलना है। तो हमारे लिए इट इज़ अ बिग चैलेंज, ठीक है। तो हमने यहाँ देखो इसमें दे भी रखा है लास्ट पैराग्राफ में, वाइल इंडिया has set itself a sufficient timeline of 45 more years to attain net zero emission, हमने 45 साल का टाइम लिया है। There has already been steady and impressive growth in renewable capacity, but coal fire energy use has also risen and the country must begin working on fixing timelines on plant decommissioning. प्लांट decommissioning होता है उन प्लांट को ख़त्म करना, ठीक है। कमीशन होता है किसी भी चीज़ को शुरू करना decommission में, तो हमें धीरे धीरे करना पड़ेगा, एकदम से तो वो हो जाएगा। तो रीजनल रीडेवलपमेंट प्रोग्राम्स, रिटेनिंग ऑफ माइनर्स एंड पावर प्लांट वर्क फोर्सेज, बियरिंग इन माइंड दैट इंडिया हिस्टोरिकली कोल डिपेंडेंट रीजन्स आर सम ऑफ द पुअरेस्ट इन द कंट्री। और एक बात और इन्होंने खड़ी कर दी, इन्होंने कहा जो कोयला, जिन खदानों से कोयला निकल रहा है उन स्टेटों की कंडीशन कैसी है। ये जो स्टेट है सारे, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, उड़ीसा है, झारखंड है, ये सारे गरीब हैं, इनमें रोजगार इसके जरिए मान लो ये भी खत्म हो जाएगा तो उन स्टेट्स का क्या होगा, ये सवाल भी एड्रेस करना है। एंड हैव वर्कर्स हु हैव लार्जली ट्रांजिट फ्रॉम एग्रीकल्चर टू माइनर, और उनका क्या होगा जो खेती छोड़कर किसके ऊपर आ गए, माइनिंग के ऊपर, जिनका गुजर बसर किससे हो रही है, माइनिंग से, कोल माइनिंग से हो रही है। खदानों के अंदर जो मजदूरी कर रहे हैं वो, अब उनके पास खेती भी नहीं है और खदान भी बंद हो जाएगी, तो उनका क्या होगा। ये only a holistic, transparent and early forward planning approach would hasten a transaction that is inclusive and just। और हमें इन सारों का प्रबंध करते हुए जाना है। तो हमारे सामने, जैसे उन्होंने कहा ब्रिटेन के अंदर कि ये क्या था, इतना आसान नहीं था ये ट्रांजिट, हमारे लिए और भी कठिन होने वाला है। बट क्योंकि कार्बन इमिशन में वैसे मर जाएंगे तो उन सबसे वो करने के लिए हमें करना जरूरी है। ये फिलिस्तीन को लेकर है, इसमें आप देख लेना, फॉरेन रिलेशन के ऊपर है कि इज़राइल को हमने सपोर्ट किया है, अभी भारत का जो झुकाव है वो इज़राइल की तरफ है, उस चीज़ को लेकर है, तो आप पढ़ लेना।